हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। हालांकि हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके वीडियोज़ को देख सकते हो ताकि ये वाला जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, बेसिकली उनको ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहले 2 कैटेगरी में बांटा, संतृप्त और असंतृप्त, उनके बीच बनने वाले आबंध के अनुसार। अगर एकल बंध है तो संतृप्त, डबल या फिर ट्रिपल बंध है यानी कि डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या फिर त्रिबंध है तो वो असंतृप्त होते थे। फिर संतृप्त में भी हमने देखा कि एल्कीन जो होते थे वो संतृप्त होते थे, और हमारा एल्केन और एल्काइन एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता था और एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त होते थे। उसके बाद से हमने यहाँ तक उसको ला के छोड़ा था, कैटेगराइज करके छोड़ा था। देखो, संतृप्त और असंतृप्त हमने हाइड्रोकार्बन्स को बांटा, फिर संतृप्त में भी एल्केन बांटा और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन को बांटा था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा के पूरा छोड़ा था। आगे यहाँ से दिया गया है, मुझसे दोस्ती करेंगे। चलो इसमें देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। कह रहे कि कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 मिलियन से ज़्यादा यौगिक बनाता है कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़ाव करना बहुत ही ईजी होता है। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। उसी के कारण कह रहे कि अभी तक हमने कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्व जैसे कि हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन एवं सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, वो आगे हम करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ अन्य भी तत्वों के साथ ये जुड़ता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। अब कह रहा है कि इनको अगर कार्बनिक यौगिक में जोड़ना है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में जोड़ना है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन को इस प्रकार से डिस्प्लेस करते हैं कि संयोजकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि किसी भी तरीके से कार्बन की जो संयोजकता है वो पूर्ण रहेगी। आगे कह रहा है कि ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अब देखो, जो भी ऐसे यौगिक होंगे जिसमें हम हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, हटा के कोई दूसरा तत्व ला रहे हैं, तो ऐसे जो नए यौगिक बनेंगे उनको कहते हैं विषम परमाणु। जो नए तत्व आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, विषम परमाणु। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की से ये अलग है, इसलिए इनको क्या कह दिया गया है, विषम परमाणु कह दिया गया है। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि जैसे सारणी 4.3 में दिखाया गया है, यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन को हटाया, कोई नया तत्व ला के जोड़ दिया, या फिर नया तत्व की जगह हम कोई फंक्शनल ग्रुप ला के जोड़ें। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है तत्वों का एक समूह होता है जो एक विशेष ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर वो किसी नए हाइड्रोकार्बन्स में जुड़ा तो उसके साथ उस यौगिक की जो मूल क्वालिटी थी वो बदल के एक नई क्वालिटी वो धारण कर लेता है। इसको ही कह रहा है कि विशेष गुण ये प्रदान हो जाता है। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबी तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अब वो ये नहीं बताएगा कि आपने कार्बन की 4 श्रृंखला वाली ली है कि 5 श्रृंखला वाली ली है, ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये जो फंक्शनल ग्रुप या फिर जो नया तत्व जुड़ेगा ये उस पर डिपेंड करेगा। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, जिनको एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्ति संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इन संयोजकताओं के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। अब जैसे कुछ प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में दिया गया है, जैसे हैलोजन का ग्रुप। अब हैलोजन में देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें कभी कभी आयोडीन भी होता है, बट आयोडीन ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आयोडीन भी आया तो आयोडीन भी आप ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये हैलोजन हो गया। फिर आपका एल्कोहल होता है। अच्छा, हैलोजन को हम क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, ब्रोमीन को Br से दिखाते हैं। अब ये एक एरो देने का क्या मतलब है, ये एक संयोजकता लेके अपना आएगा। ठीक है, फिर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को OH से दिखाते हैं और ये भी एक के साथ जुड़ेगा। ठीक है, फिर एल्डिहाइड है जिसको हम CHO कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, तो ये एक तरीके से बंद में है और ये खुले में है। फिर कीटोन होता है जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ ऐसे भी दिखता है।
ठीक है। फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो आपके लिए है। कार्बोक्सिल ग्रुप को हम COOH से भी दिखाते हैं और सिंगल बॉन्ड ऐसे खाली रहता है, ठीक है। तो मैं एक बार और यहाँ से हाईलाइट करके लिख देता हूँ, CHO इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको COO कहते हैं डबल बॉन्ड, और इसको COOH कहते हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड से खाली रहता है। क्लियर है, ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब जरा इनसे पहले जो हमने एल्कीन और एल्केन और एल्काइन के बारे में बात किया था, उसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो बेसिकली कार्बन में जितने कार्बन होते हैं उसके आधार पे ही उसका नाम रखा जाता है। ये नामनक्लेचर यानी कि जो यौगिकों के नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये काम आएगा। तो आपको पहले यहाँ से ध्यान देना है, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले यौगिक का नाम जो है वो मेथ से शुरू होगा, ठीक है। ये मेथ है, मिथ नहीं है, ये मेथ है, ठीक है। फिर आपका अगर दो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन का मेथ से, दो कार्बन को हम एथ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीन कार्बन को हम प्रोप से यूज़ करते हैं, ठीक है, तीन कार्बन को। चार कार्बन को हम ब्यूट, पांच कार्बन को हम पेंट, देखो ये नाम आगे यहाँ लिखा गया है, ब्यूट, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट। फिर ऐसे ही छः कार्बन को हम एथ कहते हैं, ठीक है, इसको हम हेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और सात कार्बन को हम सेप्ट कहते हैं, सेप्ट, ठीक है। फिर आठ कार्बन को हम ऑक्टा कहते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट। और नौ कार्बन को नॉन। फिर 10 कार्बन को डेक कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये आगे नहीं दिया गया था, पेंट के बाद इसमें नाम को रिपीट कर दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को सेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। इसी के बेसिस पे आगे का नाम जुड़ेगा। बस मैंने ये बताया कि अगर कार्बन एक है तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा, दो कार्बन है तो एथ से, तीन कार्बन को प्रोप से, चार कार्बन को ब्यूट से, पाँच कार्बन को पेंट से। आपके सिलेबस में बेसिकली 5 कार्बन वाले ही होंगे ज़्यादातर। 6 कार्बन को हेक्स से, 7 कार्बन को सेप्ट से, 8 कार्बन को ऑक्ट से, 9 कार्बन को नॉन से और 10 कार्बन को डेक से, ठीक है। अब मैंने बताया था संतृप्त और असंतृप्त में आपको दो नाम दिखाए थे, ठीक है। संतृप्त में आपको एल्केन दिखा था और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दिखा था। ये जो एल्केन है ना, इसको लिखने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ। एल्केन के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं CnH2n प्लस में 2। फिर एल्कीन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस में 2। इसको याद करने का तरीका याद कर लो। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके दो गुने से दो अधिक होगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। फिर क्या करो, इसमें से दो निकाल दो, तो जब दो निकाल दोगे तो CnH2n हो जाएगा, वो हमारा एल्कीन का हो जाएगा। इसमें से भी दो निकाल दो अगर, तो ये फार्मूला बन जाएगा CnH2n माइनस 2 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा एल्काइन। मतलब दो दो कार्बन अगर दो हाइड्रोजन अगर निकलते जाता है तो वो एल्केन से एल्कीन और एल्काइन बनता है, ठीक है। एक याद कर लो, बाकी दो दो घटाते जाओ, आपका नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मिलते जाएगा। क्लियर है। सो बेसिकली ये जो टेबल है वो एल्केन के लिए दिया गया है। अब एल्केन का हमने ऊपर यहाँ पे जनरल फार्मूला बताया, जो सामान्य सूत्र बताया है वो हमने बताया है CnH2n प्लस में 2। अब ध्यान दो, अगर इस सूत्र को देखा जाए तो इसमें कार्बन कितना है, एक है। तो अगर इस फार्मूले में कार्बन को एक रखा जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 एक करने 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको हम क्या CH4 लिख सकते हैं। तो यही वाला फार्मूला जो है वो यहाँ रखा गया है। ऐसे ही अगर यहाँ कार्बन 2 रखेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरे के लिए। तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं। अब याद रखिएगा एल्केन का लास्ट में N जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए हम मेथ इस्तेमाल करते हैं, और CH4 यानी कि अगर इस फार्मूले में जाता है तो लास्ट में N जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है मेथेन, जिसको यहाँ रखा गया है मेथेन, ठीक है। लास्ट में क्या जुड़ गया है, N जुड़ गया है। ऐसे ही दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, लेकिन चूंकि CnH2n प्लस 2 फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो लास्ट में 8n जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन। तो लास्ट में देखो ये बन गया एथेन। ऐसे ही तीन कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, और लास्ट में चूंकि n जोड़ना है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ऐसे ही 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, लास्ट में n जोड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन को पेंट कहते हैं और लास्ट में n जुड़ेगा तो हो जाएगा पेंटेन। तो ये है सामान्य सूत्र हमारा किसी भी एल्केन के कंपाउंड का, यानी कि एल्केन यौगिक अगर बन रहा है तो उसके नाम को हम कैसे रखते हैं कार्बन के बेसिस पे,
ठीक है। अगला जो टेबल है वो हमारा एल्कीन के लिए है, और हमने बताया था एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा, तो वो फार्मूला बनेगा CnH2n। अब यहाँ देखो, कार्बन को अगर 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन 2 करने 2 हो जाएगा, यानी कि CH2 हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, क्या ये कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है? अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना, यानी कि ये यौगिक बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता। तो अगर 2 कार्बन को रखेंगे तो यहाँ 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो C2H4, यानी कि C2H4 से हमारा एल्कीन की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ देखो 2 कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो, ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि जो हमारा एल्कीन है वो C2H4 से शुरू होता है। और C2 को क्या नाम देते हैं हम? मेथ के बाद आता है एथ नाम देंगे, ठीक है। यानी 2 कार्बन के साथ एथ का शुरुआत हुआ है। अब ध्यान दो, जो एल्कीन का लास्ट में 3 डिजिट है, इन जुड़ता है इसमें, तो एथ है, लास्ट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये एथीन, ठीक है। इन जुड़ा इसलिए क्या नाम बन गया? इथीन। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। अच्छा, ये नाम देखो कैसे रखा गया है, इसमें 3 कार्बन रखेंगे तो ये 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो C3H6। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, लास्ट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, लास्ट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटीन। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्सीन। ये नाम आप समझ गए होंगे कैसे रखा जा रहा है। ऐसे ही हम एल्काइन के बारे में बात करें तो एल्काइन में, एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्काइन बनेगा, तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n, इसमें से 2 निकाल दो, -2, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी अगर 1 कार्बन रखते हैं तो हाइड्रोजन हमारा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 1 कार्बन के साथ 0 हाइड्रोजन। क्या ये पॉसिबल है? कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं होगी, उसके लिए हमको 2 कार्बन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि C2H2 ये हमारा हो जाएगा पहला कार्बनिक कंपाउंड जो हमारा एल्कीन से बन रहा है, ठीक है। तो देखो C2H2 रखा है। अब चूंकि 2 कार्बन को हम एथ पढ़ते हैं और लास्ट में आइन लगाना है, YNE आइन, तो एथ में वाइन लगाएंगे तो हो जाएगा एथाइन, इसलिए इसका नाम हो जाता है एथाइन। ऐसे ही 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और लास्ट में आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, लास्ट में आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटाइन। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्साइन, ठीक है। ये नाम आप समझ गए कैसे रखते हैं। अगर मान लो 6 कार्बन है तो यहाँ अगर 6 रखेंगे तो 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, 12 में से 2 गया 10, यानी कि C6H10 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ C6H10। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे नाम कैसे रखे गए हैं, कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के ये नंबर्स आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला हमने लिखा है ना, इन फार्मूला को फॉलो करके ही ये सारे नाम जो है वो रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी। देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है। जैसे हमने दूसरे नंबर वाली वीडियो में देखा था कि जो कार्बन जब जुड़ते हैं तो श्रृंखलाएं बनती है, शाखाएं बनती है और वलय भी बनता है। 3 तरह के यौगिक बनते हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है। अच्छा, श्रृंखलाओं से शाखा भी निकल सकता है। कैसे? जैसे मान लो कार्बन 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 जुड़ा है, अब इसमें से बीच में से एक और कार्बन जुड़ गया, तो श्रृंखला भी था और शाखा भी हो गया, ठीक है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्य समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब कह रहा है ये जो हमने अभी जो चार्ट हमने ऐसे बनाया था, इनको या तो किसी अन्य, यहाँ मान लो Br हमने जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, ये भी तो एक तरीके से हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह हुआ। या फिर यहाँ क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, या फिर एल्डिहाइड भी जोड़ सकते हैं, CHO भी जोड़ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से समूहों में को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। कह रहा है कि एल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल ग्रुप, आप ये दोनों नाम याद रखना। फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वो जो कार्बनिक यौगिक बन रहा है उसका गुण क्या होगा उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, चाहे कितने भी कार्बन आ जाए। जैसे ये देखो, यहाँ 1 कार्बन का है तो इसको देखो, ये बेसिकली लिखा कैसे गया होगा मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा गया है CH4, और CH4 ये देखो किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसमें 1 कार्बन है तो ये 2 गुने से 2 अधिक है ना, और 2 गुने से 2 अधिक किस में होते हैं? एथेन में होते हैं। चूँकि 1 कार्बन का होता है तो इसको मेथेन बोलते हैं। 1 कार्बन को मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। तो
तो ये मेथेन ही है। इसमें से क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल के इसमें से OH जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया हमारा CH3OH। ठीक है, अब देखो ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल, यहाँ देखो ये रहा एल्कोहल। अब एल्कोहल को लास्ट में ऑल जोड़ते हैं। ठीक है, एल्कोहल अगर लग जाएगा तो लास्ट में जो नाम आएगा, कोई भी नाम हो, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में लास्ट में ऑल जुड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये इसको क्या बोला है, इसको बोला है हमने मेथेन। ठीक है, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब नौ में आ जुड़ेगा तो ना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, क्या बन गया, मेथेनॉल। तो जो CH3OH है इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे ही ये दो कार्बन का है, तो मेथ के बाद आता है एथ, होना चाहिए था एथेन, लेकिन ऑल जुड़ने से ये हो गया एथेनॉल। ऐसे ही यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम मेथ एथ प्रोप कहते हैं, तो ये प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन ऑल जुड़ने से ये बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। क्लियर है। और यहाँ 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। रासायनिक गुणधर्मों में अत्यंत समानता है। अब इन जितने भी यौगिक हम लोगों ने देखा, चूँकि यहाँ एल्कोहल जुड़ा है इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म काफ़ी हद तक समान हैं। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में ही हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कह रहा है कि ऐसी यौगिक की श्रृंखला जिसमें हम हाइड्रोजन को सेम ग्रुप से क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो जो नया यौगिक बनेगा उन सभी यौगिकों के समूहों को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखो, ये था एल्केन की ही सारी सीरीज थी। एल्केन में जैसे एक कार्बन को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ एल्कोहल हमने जोड़ दिया, तो जो नया यौगिक मिला है, जो समूह मिला है, इन सभी समूहों को भी हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप के सभी प्रकार्यात्मक समूह जाके जुड़े हैं। तो एक ही ग्रुप के अगर सभी यौगिकों में समान फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ते हैं, तो जो नया हमको समूह मिलता है उनको क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे तौर पे भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारा एक कार्बन का हो गया मेथेन, दूसरे कार्बन का हो गया एथेन। ठीक है, तो ये मेथेन है, एथेन है। अब क्या करो, इनको घटा के देखो, इसमें से घटा के देखो, ये बताओ 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन बचा। ठीक है, और एक कार्बन में से 2 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, तो एक कार्बन बचा, तो दोनों का अंतर कितना है, CH2 का। सेम काम यहाँ देखो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का अंतर है और एक कार्बन का अंतर है, CH2। तो देख रहे हो ना, एक कार्बन को मेथेन, एथेन, फिर एथेन से प्रोपेन, तो मेथेन, एथेन और एथेन से प्रोपेन के बीच का जो अंतर है CH2 का अंतर है। तो ऐसे सभी ग्रुप जिनके बीच में समान परमाणुओं का अंतर आता है उसको भी हम समजातीय श्रेणी में ही रखते हैं। तो देखो, समान इकाई का अंतर आ रहा है ना, समान इकाई CH2 का अंतर आ रहा है, इसलिए इन सबको भी क्या कहेंगे, समजातीय ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी तुम घटा के देखोगे, इसमें देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो एक तरीके से 2 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ 2 कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन हुआ, तो यहाँ भी CH2 का ही अंतर है। फिर आगे वाले और इसके पहले वाले में देखो, यहाँ 5 है और 7 है, तो इनके बीच में भी CH2 का ही अंतर है। तो ये भी क्या होंगे, ये भी समजातीय ग्रुप कहेंगे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, समजातीय श्रेणी पड़ गया है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ कह रहा है ये अगले युग में जैसे प्रोपेन है और ब्यूटेन है हमारा, इसमें क्या अंतर होगा। तो भैया यहाँ भी तो देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो H2 और 4 कार्बन 3 कार्बन है, तो यानी कि एक कार्बन, यानी कि CH2 का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। चूँकि हमारा आया है CH2, एक कार्बन के लिए जो आणविक द्रव्यमान रहता है वो 12 होता है, और एक हाइड्रोजन के लिए हमारा 1 होता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आणविक द्रव्यमान है इसमें वो हमारा कार्बन परमाणु के लिए 12 है और हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 यूनिट का है। एल्कीनों की सजातीय श्रेणी को देखिए, यानी कि एल्कीन की सजातीय श्रेणी देखिए, पहले एल्केन था फिर एल्कीन था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है एल्कीन, तो इसी में से कई एल्कीन होंगे तो उसी का नाम एल्कीनो पड़ जाएगा ना, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इन दोनों को देखो, इसमें CH2 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों को देखो, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों को देखो, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों को देखो, यहाँ भी CH2 का ही डिफरेंस है। तो बेसिकली जो हमारा एल्कीन ग्रुप है उसमें भी किसका अंतर आ रहा है, तो CH2 का ही अंतर आ रहा है। आगे कह रहा है
कि श्रेणी का पहला सदस्य एथीन, जिसके बारे में हम पहले अनुभाग में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, पहले ही पढ़ चुके थे हम। एथेन का सूत्र क्या है? तो एथेन का सूत्र अभी हमने बताया CH4। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था कि कैसे लिखना है। उपरोक्त सदस्यों के सूत्र जैसे C3H6, C4H8 और C5H10 में इनमें क्या CH2 इकाई का अंतर है? तो देख लो भैया, घटा के देख लो। यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है। फिर यहाँ से यहाँ देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो एक तरीके से CH2 इकाई का ही तो अंतर है। तो बिल्कुल हाँ। क्या आपने इन यौगिकों के कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच में कोई संबंध प्रतीत होता है? तो हाँ भैया, हर चीज़ के बीच में CH2 का ही तो अंतर हो रहा है। फिर एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n आ रहा है। तो ये भी देख लो ना, यहाँ 2 गुना है, यहाँ भी 2 गुना है, यहाँ भी 2 गुना है। तो फार्मूला CnH2n के रूप में ही तो आएगा एल्कीन का, लिखा जा सकता है, जहाँ n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। हमने एल्कीन के बारे में बताया था, 1 कार्बन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 कार्बन में कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए 2 कार्बन से वो स्टार्ट होगा। क्या आप इस प्रकार एल्केनों और एल्काइनों का सामान्य सूत्र बता सकते हैं? तो मैंने ऊपर ही बता रखा है। ठीक है, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों की क्रमबद्धता दिखाई देने लगती है। अब ये नोट पॉइंट करके यहाँ लिखना है आपको। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समजातीय श्रेणी में जब आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो क्या चीज़ें बदलती हैं। तो किसी भी समजातीय श्रेणी में अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उनके भौतिक गुणधर्मों की क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे कि भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। अब जैसे मान लो हम चीनी घोल रहे हैं, उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो चीनी के घोलने का दर घट भी सकता है, बढ़ सकता है, तो उसके भौतिक गुणधर्म तो बदल रहे हैं ना। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूहों के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कार्बनिक यौगिकों में अगर हम कोई प्रक्रियात्मक समूह ला के जोड़ दें, तब चाहे कितना भी आणविक द्रव्यमान बढ़े, इनके जो सजातीय श्रेणियों के जो गुण होंगे वो सब के सब समान रूप से बने रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। क्रियाकलाप 4.2 मैंने ऊपर जो बताया है ये बस उसी में इनका उत्तर छुपा हुआ है। तो एक बार इसको आप देख लेना, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये आप खुद से ट्राई करिएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो मैंने ऊपर ना बताया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति पढ़ेंगे। अब देखो, कार्बनिक यौगिक की जो नाम पद्धति है, नोमेनक्लेचर है, इसका उपयोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम मैंने कैसे रखा है उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी एक बार दोबारा से देख लेना जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।